हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आरपी वर्मा वेलकम करता हूं आपका मदर इंडिया लॉ क्लासेस श्री गंगानगर में। तो देखिए बच्चों, हमारे पास अब जो लास्ट पेपर बचा है वो है प्रोफेशनल एथिक्स, लायर्स अकाउंटेबिलिटी एंड बार बेंच रिलेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो 15 मार्क्स के हिसाब से यानी कि 4 पार्ट सी हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो, अगर प्रोफेशनल एथिक्स अगर उनका सब्जेक्ट है तो सिलेबस आपको सभी यूनिवर्सिटीज में लगभग सेम मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के अंदर आप देखिएगा बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, दूसरा आपका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन का, तीसरा आपका एटोनॉमी ऑफ लीगल प्रोफेशन का और चौथा आपका प्रोफेशन पोजीशन ऑफ लीगल प्रोफेशन। तो फर्स्ट यूनिट काफी लेंथी है बच्चों हमारी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है हमारा ये। तो देखिए बच्चों, जो फर्स्ट पॉइंट है आपका बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, आप ये समझिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है वो एक कॉइन की तरह है, एक सिक्के की तरह है। जिस तरह से सिक्के के आगे पीछे आप देखिएगा दो साइड्स होती हैं, हेड एंड टेल, है ना। उसी तरह से ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जो कॉइन है, इसके भी दो साइड्स हैं और उन दो साइड्स के बिना ये कॉइन अधूरा है। और वो दो साइड्स है हमारी एडवोकेट और जजेस। तो ये जो न्यायिक प्रशासन है वो जजेस और एडवोकेट्स के बिना जो है वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपका मुझे नहीं लगता कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा। ड्रेसेस ऑफ एडवोकेट्स, ये छोटी छोटी बातें आप पढ़ सकते हैं। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो, अगर पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है तो कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे हमारी नॉलेज के लिए कि जो मुस्लिम टाइम था, मुस्लिम एरा था, उसके अंदर लीगल प्रोफेशन किस तरह से था, अंग्रेजों के टाइम में लीगल प्रोफेशन किस तरह से था। तो एक कंसेप्ट मैंने कहीं पढ़ी थी कि पुराने टाइम के अंदर जब भी किसी किसी बात को लेकर डिस्प्यूट होता, तो डिस्प्यूट तो किसी के बीच में भी हो सकता है। ये एक्स और वाई के बीच में डिस्प्यूट हो गया, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हुआ है, तो कभी किसी टाइम में हो सकता है ये हो सकता है कि कोई फोर्थ फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ फिफ्थ सेंचुरी की बात हो, तो वहां पे जब भी कोई झगड़ा होता तो उन लोगों को आपस में जो है वो लड़ा दिया जाता था, जैसे कोई कुश्ती करवाते हैं ना, रेसलिंग, उस तरह से उनकी रेसलिंग करवा दी जाती थी। और ये माना जाता था कि जो सच्चा है भगवान उसी के साथ है और वही जीतेगा, और उसी के फेवर में जो है वो डिसीजन हो जाता था। लेकिन अगर मान लीजिए एक पार्टी जो है वो ऐसी है जो 18 साल से कम है, कोई बच्चा है, या कोई एक पार्टी ऐसी है जो औरत है, या फिर किसी मंदिर या मस्जिद के अंदर मौलवी या पुजारी हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनको लड़ाया नहीं जाता था। फिर उनके लिए किसी प्राइवेट पर्सन को हायर किया जाता था सोसाइटी से कि भाई तू इनके लिए लड़ेगा। तो एक कंसेप्ट हमारे सामने आई ग्लेडिएटर की। धीरे 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 बच्चों ये चीज आपकी डेवलप होती गई, ये कंसेप्ट आपकी डेवलप होती गई, और वही ग्लेडिएटर आज हमारे सामने एक एडवोकेट की फॉर्म में है, जो हमारे अधिकारों के लिए हमारे लिए लड़ता है। तो एक इस तरह से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे अगर आपको कोई मैटर मिले तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन कोई मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा। ऑटोनॉमी ऑफ लीगल प्रोफेशन की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एडवोकेट्स के लिए जो एक इंस्टीट्यूशन डेवलप हुई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, और स्टेट के अंदर स्टेट बार काउंसिल की, क्योंकि एलएलबी करने के बाद में आपको अपने आप को एनरोल करवाना पड़ेगा आपके स्टेट बार काउंसिल में। तो जो स्टेट बार काउंसिल है, लोकल लेवल पे अगर हम देखें तो हमारी बार एसोसिएशन होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे तहसील लेवल पे, और स्टेट लेवल पे स्टेट बार काउंसिल होती है, और उसके बाद में फिर इंडिया पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ लॉ के कोर्सेज चल रहे हैं, सब बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैंडल करती है। तो यहाँ पे बच्चों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे बनता है, और यूँ समझिएगा कि फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है भी। इसमें क्या कंपोजिशन है, इसके जो मेंबर्स हैं, उसके क्या पावर्स हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं, एक क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। इसी तरह से स्टेट बार काउंसिल पे भी ऐसा ही एक कंपोजिशन का, उनके पावर्स एंड फंक्शन का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। एक बड़ा इजी सा पार्ट है हमारे सामने ये। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके पास ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, स्टेट बार काउंसिल का। यही इन्हीं बार काउंसिल्स के अंदर एक डिसिप्लिनरी कमेटी का भी आपका क्वेश्चन जो है वो आपसे 2 मार्क्स का या 7 मार्क्स का पूछ सकते हैं, तो वो थोड़ा ढंग से कीजिएगा।
फिर एडवोकेट एक्ट 1961 है, हम इसकी आगे भी बात करेंगे, अभी यहाँ पे सिर्फ आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे थोड़ा ध्यान दीजिए। फिर इसी फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके पास पोजीशन ऑफ लीगल प्रोफेशन इन सोसाइटी भी, जो एडवोकेट्स हैं इनकी एक्चुअल में सोसाइटी में क्या पोजीशन क्या होती है, क्या ये सोसाइटी में कोई ऑफिसर हैं, कोई बहुत बड़े इंसान हैं, क्या है ये सोसाइटी में। देखिएगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन माने जाते हैं, क्योंकि अगर किसी कोई भी ऐसा कानून बनता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उनको चैलेंज कौन कर रहा है कि किसी के थ्रू करें। लेकिन लास्ट में जो नाना पालकी वाला जो है, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, केशवानंद भारती के मामले में एक एडवोकेट थे। बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स आपको मिलेंगे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया है। तो यहाँ पे एडवोकेट्स की पोजीशन क्या है सोसाइटी में, उनका रोल क्या है, ये आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे ज्यादा अच्छा आपको मिल सकता है। डिसिप्लिनरी कमेटी और रोल ऑफ लॉयर्स इन सोसाइटी जो है, इनको आप 7 मार्क्स के लिए तैयार कर लीजिए शॉर्ट क्वेश्चंस में। सेकेंड यूनिट के अंदर बच्चों हमारे पास प्रोफेशनल एथिक्स वर्ड आता है। तो ये प्रोफेशनल एथिक्स होता क्या है? तो देखिए, आप यूँ समझिएगा कि एक एडवोकेट्स के जो ड्यूटीज हैं टुवार्ड्स कोर्ट हैं, टुवार्ड्स क्लाइंट हैं, टुवार्ड्स सोसाइटी है, टुवार्ड्स कलीग है, टुवार्ड्स ओपोनेंट्स है। तो एक एडवोकेट्स की जो ड्यूटीज दी हुई हैं बच्चों, अगर वो उन ड्यूटीज को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, तो यही उसका प्रोफेशनल एथिक्स है। तो प्रोफेशनल एथिक्स पे आप जो आंसर तैयार करें, उससे पहले जो एडवोकेट एक्ट के जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, अगर उन पॉइंट्स को आप पॉजिटिव लिखते हैं कि साहब वो ये काम कर रहा है, ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, तो वो सब बच्चों प्रोफेशनल एथिक्स है। यहाँ पे कुछ केस लॉज भी आपको मिल जाएंगे। और अगर वो इस तरह की ड्यूटीज फॉलो नहीं करता, तो उसे हम बोल देंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो प्रोफेशनल एथिक्स या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो है, वो जब तक आप एडवोकेट्स की ड्यूटीज नहीं पढ़ लेते, तब तक ये क्वेश्चन आपके पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड यूनिट के अंदर अगर मैं बताऊं, डायरेक्ट जो आपको क्वेश्चन मिल सकता है या जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है, वो बार बेंच रिलेशनशिप का है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे बार क्या होता है, बेंच क्या होता है ना। जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए बार वर्ड यूज करते हैं, जो जजेस हैं उनके लिए हम बेंच वर्ड यूज करते हैं। जब आप बेंच का आंसर तैयार करें, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिंगल बेंच होती है, फिर डिवीजन बेंच होती है ना। ज्यादातर बच्चे इसको डबल बेंच लिख के आते हैं, ऐसा कोई वर्ड हमारे लॉ में नहीं है। इट इज डिवीजन बेंच, नॉट डबल बेंच। तो सिंगल बेंच है, डिवीजन बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, लार्जर बेंच है, फुल बेंच है, इस तरह से अलग अलग आपको बेंचेस यहाँ पे मिलेंगे। तो बार और बेंच जो है, इनके लिए कहा जाता है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो बार और बेंच पे आपको यहाँ पे एक फुल फ्लैश क्वेश्चन तैयार करना है। और इसी में आप ध्यान रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का रोल है बार बेंच को, कि जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप हार्मोनियस होना चाहिए, इनके बीच में एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए, है ना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे कुछ केसेस आपको बार बेंच रिलेशनशिप में मिलेंगे। तो सेकंड यूनिट के अंदर मैं यही कहूंगा आपको कि बार बेंच रिलेशनशिप पे आप एक फुल फ्लैश क्वेश्चन तैयार करके जाइए। फिर थर्ड यूनिट के अंदर अगर हम बात करें, तो एडवोकेट और क्लाइंट की बात आती है बच्चों। तो एक एडवोकेट की अपने क्लाइंट्स के रिगार्डिंग क्या ड्यूटीज है, इसी तरह से आप देखिएगा, मैं वापस एक बार आपको सेकंड यूनिट में लेके आता हूं बच्चों। सेकंड यूनिट में बार बेंच रिलेशनशिप में इन्होंने एक वर्ड लिखा है, एडवोकेट्स ड्यूटी टुवर्ड्स द कोर्ट। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जो सेकंड यूनिट में बार बेंच रिलेशन में एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बार बेंच का मिल सकता है, और इसी में ही आपका ड्यूटी टुवर्ड्स द कोर्ट जो है, वो एक आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो इसका मतलब सेकंड यूनिट के अंदर हमारे पास दो अच्छे क्वेश्चन है, ड्यूटी टुवर्ड्स द कोर्ट एंड ड्यूटी बार बेंच रिलेशनशिप। थर्ड यूनिट के अंदर अगर हम आ जाएं, तो हमारे पास ड्यूटी टुवर्ड्स द क्लाइंट, एक क्लाइंट के लिए उसको क्या करना चाहिए, क्या उसको नहीं करना चाहिए। इसी थर्ड यूनिट के अंदर बच्चों आपके पास अकाउंटेबिलिटी ऑफ लायर्स पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स एंड एडवोकेट ड्यूटीज टू कलीग्स एंड अदर्स। तो कलीग्स का मतलब जो दूसरे साथी एडवोकेट्स हैं, है ना, उसी बार में जितने एडवोकेट्स हैं, उनके लिए क्या ड्यूटीज है, सोसाइटी के लिए या ओपोनेंट्स के लिए क्या ड्यूटीज हैं। तो यहाँ पर भी कोई आपको लॉन्ग अगर सारा मिला के पूछ लिया जाए, तो हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन बने, अदरवाइज यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपका नहीं बनता। टुवर्ड्स कलीग्स पे या टुवर्ड्स
सोसाइटी पे जो है वो कोई, या टुवर्ड्स अपोनेंट्स पे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट जो है, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है थर्ड यूनिट के अंदर। उसी के उसमें आप देखिएगा, फिर हमारे पास फोर्थ यूनिट के अंदर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो बच्चों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, यहाँ पे सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसका आपको पता है कानून बिल्कुल अलग है। तो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो 129 आर्टिकल हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और अपने किसी भी जजमेंट की अगर कोई वायलेशन होती है तो सुप्रीम कोर्ट से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान के, इसी तरह से हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान के आपको पनिश कर सकते हैं। जजेस के सामने अगर आपने ऊंची आवाज में बात की तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उनके किसी जजमेंट को, किसी डिग्री को मानने से इनकार कर दिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे बच्चों आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन फुल फ्लैश मिलेगा, और जनरली जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो फोर्थ यूनिट के अंदर अगर मैं बात करूं तो फोर्थ यूनिट के अंदर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मीनिंग, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के टाइप्स, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसमें क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं, ये आपको एक फुल फ्लैश क्वेश्चन मिल सकता है इसी फोर्थ यूनिट के अंदर। बच्चों अगर मैं बात करूं शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो जो डिफेंसेस हैं, एक तो कंटेम्प्ट कौन कौन कर सकते हैं, क्या जजेस कंटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या क्या ये नेता कंटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या को पब्लिक कंटेम्प्ट कर सकती है, क्या सिर्फ पार्टीज टू द केस जो है वही कंटेम्प्ट करते हैं, तो कंटेम्प्ट कौन कर सकता है। एक तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा ये कि डिफेंसेस क्या क्या अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है वो चार्ज है, तो क्या मुझे कोई डिफेंस अवेलेबल है क्या, ये बात एक थोड़ी सी अपने को समझनी है। इसके अलावा जो पनिशमेंट है उसका नेचर क्या है, क्या पनिशमेंट मिल सकती है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अब जो प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर एक बात, आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके पास ये जो पेपर है ये आपको जो है वो 80 मार्क्स के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि 20 मार्क्स का तो आपका इसमें प्रैक्टिकल था। 80 मार्क्स के हिसाब से मिलेगा। अब कल अपने, आपको पता है कि इसका सिलेबस जो है इन्होंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो कुछ कम कर दिए हैं, तो कल आपको वही सी पार्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा, है ना। बी पार्ट में हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका कम हो जाए, ये पेपर देख के पता चलेगा। इसी तरह से जो ए पार्ट में आप 2 मार्क्स से 10 क्वेश्चन करते हैं, हो सकता है वहां पे भी आपको 2 क्वेश्चन कम करने पड़े, ये आपको पेपर में ही मिलेगा। तो बच्चों मैं फिर एक बार रिवाइज करवा दूं आपको कि अपने को फर्स्ट यूनिट के अंदर जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल, दो टॉपिक अच्छे से करने हैं, स्पेशली बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके अलावा सेकंड यूनिट के अंदर आपको बार बेंच रिलेशनशिप का क्वेश्चन करना है, और एडवोकेट्स की जो ड्यूटीज है टुवर्ड्स कोर्ट, ये अच्छे से करना है। इसी तरह से थर्ड यूनिट के अंदर ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट्स टुवर्ड्स क्लाइंट आपको अच्छे से करना है। फोर्थ यूनिट के अंदर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे, स्पेशली जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके अलावा बच्चों एक बार मैं वापस आपको लेके आता हूं, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का हमारा पार्ट था, यहीं पे ही एडवोकेट के एनरोलमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। तो हो सकता है कि आपको 7 मार्क्स में ये पूछ लिया जाए कि एक एडवोकेट जो है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, उनका एनरोलमेंट कैसे होता है, एक एडवोकेट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके स्किल्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं। तो बड़े जनरल से क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। और एक बात आप बच्चों और ध्यान रखिएगा कि जो ड्यूटीज दी हुई हैं टुवर्ड्स कोर्ट, टुवर्ड्स द क्लाइंट, टुवर्ड्स द कलीग्स एंड अदर्स, ये जो ड्यूटीज दी हुई है बच्चों, हमारा एक्ट है द एडवोकेट एक्ट 1961। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एनरोलमेंट की प्रोसेस या बार काउंसिल ऑफ इंडिया और ये सब चीजें तो आपको मिल जाएंगी, एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर मिलेंगी, लेकिन जो ड्यूटीज दी हुई हैं वो आपकी एडवोकेट एक्ट में नहीं है। एडवोकेट एक्ट का जो सेक्शन 49 है उसके अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स 1976 जो है वो क्रिएटेड है। तो ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं बच्चों, उन रूल्स के अंदर आपको ड्यूटीज बताई हुई हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि अपने को ये नहीं लिखना अकॉर्डिंग टू एडवोकेट एक्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स 1976 है, उनके अंदर ये ड्यूटीज बताई हुई है। मैं कुछ चार्ट जो है वो आपके सामने रख रहा हूं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चार्ट है आपके सामने। उसके बाद में देखिए ये स्टेट बार काउंसिल का आपका चार्ट है। ये सारे पॉइंट्स आपको इजीली कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएंगे।
उसके बाद में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कितने टाइप्स होते हैं, क्या ग्राउंड्स हैं, ये एक चार्ट आपके सामने है। फिर यही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो प्रोसीजर का पार्ट है, इसका चार्ट आपके सामने है। फिर बार बेंच पे एक फुल फ्लैश क्वेश्चन जो है, आपसे कुछ भी पूछे, इस चार्ट के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा। फिर उसके बाद में आप देखिएगा प्रोफेशनल एथिक्स। तो मैंने आपको बताया था प्रोफेशनल एथिक्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आप तैयार नहीं कर सकते जब तक आप ड्यूटीज नहीं पढ़ लेते। तो ड्यूटीज टुवर्ड्स द कोर्ट, ड्यूटीज टुवर्ड्स द क्लाइंट, ड्यूटीज टुवर्ड्स द कलीग, ड्यूटी टुवर्ड्स द अपोनेंट पार्टीज, ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, इन सब चीजों को अगर वो पॉजिटिवली करता है तो वो है प्रोफेशनल एथिक्स। और अगर वो इनको फॉलो नहीं करता तो वही आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप देखिएगा एनरोलमेंट प्रोसेस पे मैंने पूरा एक चार्ट बना रखा है। एडवोकेट एक्ट 1961 में ही ये सारा प्रोसेस आपको दिया हुआ है। बस ये पॉइंट्स आप ढूंढिएगा और एक आंसर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। 7 मार्क्स 15 मार्क्स दोनों चीजें आपकी कवर हो रही हैं इन चार्ट्स में। एडवोकेट्स की लीगल पोजीशन जो है वो एक लीगल प्रैक्टिशनर की तरह है। वो एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, एजेंट ऑफ द क्लाइंट है, एक लीगल एडवाइजर है, एक हमारे ट्रस्टी की तरह है, एक लीगल सर्वेंट है, यानी कि लॉ का सर्वेंट का कह सकते हैं, किसी क्लाइंट का सर्वेंट नहीं कह सकते। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, एक प्रिविलेज्ड पर्सन, एक प्रिविलेज्ड मेंबर ऑफ द कम्युनिटी है, एक बड़ा जेंटलमैन होता है एडवोकेट। ये अपन उनकी लीगल पोजीशन के बारे में बता सकते हैं। एक अच्छे एडवोकेट्स के अंदर क्या क्या मेरिट्स होनी चाहिए, हो सकता है 2 मार्क्स में या मैक्सिमम 7 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये कुछ चार्ट्स मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आ, पिछले जितने भी पेपर्स में आपको मेरी वीडियोस का फायदा मिला है, उसी तरह से इस पेपर में भी ईश्वर हमारा साथ देगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। और जुड़े रहिए, अपने बाकी साथियों को भी कहिए कि मेरे इस चैनल से जुड़ें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।